हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश के गौरवशाली विरासत को सुरक्षित करने तथा पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को संबल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। मान्य सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, वेनेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी असीन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन एवं वहां सुविधाएं विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किंतु हकीकत में कोई भी कार्य नहीं किया। अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछड़ी का लोटा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने तथा स्टेट आर्काइव्स बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इस दृष्टि से मैं महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम की स्थापना के लिए डीपीआर बनाए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़डी जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है और यह सशक्तिकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही संभव है। हम राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खंड के अंत तक वर्ष 2047 तक देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर को उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रोसीजरल सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। वैट एमनेस्टी, अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी।
स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी। स्टैम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी। वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है। टैक्स एमनेस्टी। नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। ई रवाना एमनेस्टी। खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलोडिंग अतिभरण के प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 96% तक छूट प्रदान की जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स एमनेस्टी। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर 1 वर्ष तक स्क्रैप करवाए जाने वाले एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का स्क्रैप किया जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय पेनल्टी ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एनर्जी एमनेस्टी। 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 बाय-मंथली किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं पेनल्टी राशि माफ की जाएगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधाएं प्राप्त करवाने की दृष्टि से पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही आवश्यक सभी सूचनाएं एवं जीआईएस आधारित डीएलसी स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है। दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के कार्य को गति देने के लिए मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप विकसित करते हुए क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पैनल करने की कार्रवाई की जाएगी। भौतिक स्टैम्प पत्रों के स्थान पर स्टैम्प ड्यूटी के ऑनलाइन माध्यमों यथा ई ग्रास एवं राज स्टैम्प को बढ़ावा दिया जाएगा तथा रिफंड की प्रक्रिया को भी सरल व ऑटोमेट किया जाएगा। आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना संबंधी पंजीयन कार्य के लिए दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से टोल फ्री हेल्पलाइन के साथ ही सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से 24/7 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न शुल्कों की दरों के डिमिस्टिफिकेशन की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से रिवाइज कर रैशनलाइज किया जाएगा। स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांत की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस दृष्टि से प्रदेश में ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम तथा जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जाएगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ई लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिए राशि 200 रुपए का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है। वाहन स्वामियों के वाहनों के फिटनेस टेस्ट की सुविधा को सुगम करने के लिए अपने पंजीकरण
के जिले में ही फिटनेस करवाए जाने की बाध्यता को समाप्त कर एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था लागू की जानी प्रस्तावित है। राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में गत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2019 को पुनः भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण प्रदेश के उद्यमियों तथा निवेशकों को हुई कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें राहत देने की दृष्टि से मैं लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही पूर्व में सृजित लैंड टैक्स की डिमांड के संबंध में एमनेस्टी देते हुए मात्र मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड भी समाप्त करना प्रस्तावित है। अब मैं वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। वर्ष 2024-25 में 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए और राजस्व प्राप्तियां 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई है। राजस्व घाटा 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए होना अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3.95% रहने का अनुमान है। राज्य का डेट जीएसडीपी रेशियो 37.48% रहना अनुमानित है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाती हूं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, हर कदम उठाएंगे। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों के लिए यथा 31 जुलाई 2024 तक व्यय हेतु लेखा अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। इस लेखा अनुदान में मांग संख्या 9, निर्वाचन मांग संख्या 36, आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा मांग संख्या 41, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता। लेखा अनुदान की अवधि यथा 31 जुलाई 2024 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित